आप सभी का स्वागत है आपके अपने फ्यूचर रैंकर्स में। आज हम लोग कक्षा 10 के मैथ की किताब जो है एनसीईआरटी के पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं को अच्छी तरह से क्लियर करेंगे और अच्छी तरह से आपको एक एक पॉइंट को समझाऊंगा और प्रेम पूर्वक तरीके से हम लोग क्लास को करेंगे। तो आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, वास्तविक संख्याएं। और उससे पहले आपको बता दिया जाए कि हम लोग कक्षा 10 की मैथ जो है वो एकदम शुरू से और अंत तक देखेंगे, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलो हम लोग स्टार्ट करना। तो वास्तविक संख्याएं से पहले आता है संख्या पद्धति, और संख्या पद्धति का एक भाग होता है संख्याओं का वर्गीकरण। तो संख्याओं का वर्गीकरण क्या होता है, तो संख्याओं के वर्गीकरण से अगर हम लोग देखें कि इसके क्योंकि जीरो से हीरो लेवल तक ले जाने से पहले आपको इन सबको बात बतानी आवश्यक है। क्या, तो संख्याओं का वर्गीकरण हम लोग पहले पढ़ेंगे। संख्याओं का वर्गीकरण संख्याओं का वर्गीकरण। तो संख्याओं का वर्गीकरण दो प्रकार से होता है, पहला क्या हो जाता है और दूसरा क्या होता है, ये आप लोग देखिए। तो पहला होता है आपका वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं पहला हो जाता है आपका वास्तविक संख्याएं, दूसरा हो जाता है काल्पनिक संख्याएं। क्या, एक वास्तविक संख्याएं होता है, एक काल्पनिक संख्या होता है। तो काल्पनिक संख्या क्या है और वास्तविक संख्या क्या होता है, देखिए। काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या को मिलाकर हम संख्याओं जब बनाते हैं तो संख्याओं का वर्गीकरण दो प्रकार से होता है, पहला वास्तविक संख्या और दूसरा काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जो संख्या रेखा पर नहीं दर्शाई जा सकती हैं। जैसे उदाहरण में आपको बता दी, मैं पहले इसकी परिभाषा को लिखना आवश्यक है। तो काल्पनिक संख्याएं वे संख्याएं जिसे संख्या रेखा पर, किस पर, संख्या रेखा पर नहीं दर्शाया जा सकता। इन संख्याओं को बता दिया जाए, इन संख्याओं को हम लोग क्या करते हैं, संख्या रेखा पर नहीं दर्शा पाते हैं। संख्या रेखा क्या होती है, इसके लिए आपको और सदियों पुरानी बात पर जाना होगा, तो उन बातों पर हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि हम लोग आज ये हमारे चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। तो हम काल्पनिक संख्या में आपको बता दे रहा हूँ, हल्का हल्का ज्ञान हो जाए जरूरी है। फिर उसके बाद हम वास्तविक संख्याओं को देखेंगे। संख्या रेखा आपको एक वीडियो में आपको अच्छी तरह से हम बताऊंगा, पढ़ाऊंगा, समझ में आएगा। तो वे संख्याएं जिसे हम संख्या रेखा पर नहीं दर्शाया जा सकता, वो कौन सी संख्याएं हैं, तो काल्पनिक संख्याएं हैं। तो इनका उदाहरण क्या होता है, एग्जाम्पल की बात अगर हम करें तो माइनस का अंडर रूट -7 हो जाता है, और हिंदी में अंडर रूट को क्या बोलते हैं, करड़ी आपका -3 हो जाता है, करड़ी में माइनस का 1 हो जाता है। इन संख्याओं को या इसके और है आदि, ये संख्याओं जो है करड़ी -√7 -√3 √-1, इन संख्याओं को हम लोग काल्पनिक संख्या कहते हैं। इन्हें हम संख्या रेखा पर नहीं दर्शा पाते। फिर उसके बाद आपका आता है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती है, वे संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, लिख सकते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो चलो इसे हम आपको बताता हूं। तो वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं जिसे हम संख्या रेखा पर
रेखा पर दर्शाया दर्शाया रेखा पर दर्शाया जा सकता है, दर्शाया जा सकता है, दर्शाया जा सकता है। वास्तविक संख्याएं कहलाते हैं। इनका अगर इसका उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में आपका आ जाता है, क्या आ जाता है, जुकाम हो गई है तो उसी कारण बहुत सिर में दर्द है। चलो देखो उदाहरण इसका क्या होता है, -3 आप ले लीजिए, कोई भी संख्या ले लीजिए, 2 लीजिए, 2 भी आप लोग संख्या रेखा पर दर्शा सकते हो। अगर 3/8 भी है तो हम लोग संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। 5/8 है, कोई भी संख्या है, 5/8 है, √7 भी है, तो इस संख्याओं को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। फिर उसके बाद अब आता है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं ये 2 भाग होते हैं। वास्तविक संख्या के 2 प्रकार होते हैं, भाग में प्रकार होते हैं। तो कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो उसके लिए आपको देखिए इसे इरेज करना पड़ेगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो हम कॉपी में अच्छी तरह से लिख के आपको एक एक चीज नोट बनाकर आपको पीडीएफ दे देंगे, आप लोग कमेंट करेंगे। तो चलो हम लोग इसे करता हूँ इरेज, फिर आपको आगे वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं उसे आपको समझाता हूँ। संख्याओं का वर्गीकरण में 2 भाग होता है, एक काल्पनिक संख्या होता है, एक वास्तविक संख्या होता है। वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है, और काल्पनिक रेखा कौन सी होती है, काल्पनिक संख्याएं वे संख्याएं होते हैं जिन्हें हम किस पर संख्या रेखा पर नहीं दर्शा पाते, यानी दर्शाया नहीं जा सकता है। तो हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, हेडिंग वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं के कितने होते हैं भाग, 2 भाग होते हैं। पहला भाग क्या होता है, तो पहला हो जाता है परिमेय, और दूसरा क्या होता है अपरिमेय। हाँ परिमेय, पहला हो जाता है परिमेय, परिमेय, परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। और दूसरा आपका क्या होगा, तो दूसरा आपका हो जाएगा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। पहला हो जाता है परिमेय संख्याएं, दूसरा हो जाता है अपरिमेय संख्याएं। देखिए परिमेय संख्या क्या है, इसको इंग्लिश में रियल नंबर बोलते हैं, रियल नंबर। और परिमेय संख्याएं क्या होते हैं और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, उन्हें देखिए। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और q नॉट इक्वल 0, कभी q 0 के बराबर नहीं होगा। तो देखिए इसमें हम लोग लिखेंगे वे संख्याएं, वे संख्याएं जिसे हम, वे संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हो जाता है आपका कि वे संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और हमेशा याद रखना q नॉट इक्वल 0, यानी q 0 के बराबर ना हो। अगर q 0 के बराबर होगा तो ये जान लेना वो परिमेय संख्याएं नहीं है। और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं, वे संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, रूप में नहीं लिख सकते, रूप में नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। तो देखिए अगर हम अब और आगे बढ़ा जाए, मैं उदाहरण बता दिया जाए तो फिर आगे बढ़ा जाए ना। उदाहरण में हो जाता है आपका परिमेय संख्या 2 भी होगा, 3 भी होगा और 4 भी होगा, और 5/2 भी हो जाएगा, 3/4 भी हो जाएगा। ये सब किसमें आएंगी, आपकी परिमेय संख्याएं में आ जाएंगी।
22/7 भी आपकी परिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या क्या होती है, जैसे करड़ी में 2 ले लिया जाए, इसका उदाहरण अच्छा होगा। करड़ी में 2 हो गया, करड़ी में 3 हो गया, इन सब को और आपको बता दिया जाए पाई जो होता है, क्या पाई, पाई, ये सब क्या है, तो ये सब हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। और ये सब जो है, ये जो 2 3 4, अगर इनके बटे आप माना जाए तो क्या होगा, तो इनके बटे 1 हो सकता है, 1 हो सकता है, 1 हो सकता है। 0 अगर इस तरह आ गया कि 4/0 हो गया, तो ये परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं, ये परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं। क्यों, क्योंकि इनके बटे 0 हो गया, तो इसलिए ये परिमेय संख्याएं नहीं है। अगर 0/1 हो जाएगा तो वो परिमेय संख्याएं होगी। आपको बता दिया जाए 0 भी परिमेय संख्या है, 0 भी परिमेय संख्या है। तो ये सब परिमेय संख्याएं हैं और ये सब अपरिमेय संख्याएं हैं। और परिमेय संख्याएं में कितने भाग होते हैं, तो 4 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहले पूर्णांक हो जाता है, फिर उसके बाद भिन्न होता है, दशमलव संख्याएं होती हैं। तो इन सब पर हम ज्यादा अंदर इनके नहीं जाएंगे कि परिमेय पूर्णांक के जो क्या होता है। पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं, जैसे ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। ये सब आपके चैप्टर में आएगा, क्योंकि देखिए पहले ही प्रश्नावली का जो दूसरा क्वेश्चन है जिसमें धनात्मक पूर्णांक के बारे में चर्चा किया गया है, इसलिए आप लोग जान लीजिए कि परिमेय संख्याएं के भाग आपके आ जाते हैं, कौन से, पूर्णांक आ जाते हैं, भिन्न आ जाते हैं, दशमलव संख्याएं आ जाती हैं। अपरिमेय यहाँ पर आने के बाद खत्म हो जाता है, यानी स्थगित हो जाता है, इसके आगे इसका भाग नहीं हो पाता। अगर होता है तो उससे अभी तो नहीं हुआ है, नहीं होता है, बस यही जान लेना। फिर उसके बाद अब हम लोग किस पर चलेंगे, अपने चैप्टर वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं की अगर बात की जाए तो हम लोग पहले ही जान गए, जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया जाता है उसे वास्तविक संख्याएं कहते हैं। वास्तविक संख्याएं के 2 भाग होते हैं, एक परिमेय संख्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्याएं 3 प्रकार की होती हैं, पूर्णांक होती हैं, भिन्न होती हैं, दशमलव होता है। फिर उसके बाद आपको अब आ जाते हैं कि अपनी बुक ये एनसीईआरटी पर। एनसीईआरटी की अगर बात की जाए तो एनसीईआरटी में आपको पहले चैप्टर वास्तविक संख्याएं में यूक्लिड विभाजन को अच्छी तरह से बताया गया है। तो चलो इसे हम इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन क्या है, कैसा है, सूत्र क्या है, सब अच्छी तरह से देखेंगे। तो चलो इसको करता हूँ इरेज, फिर उसके बाद आपको समझाता हूँ। क्लास कैसी लग रही है, अगर अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों में शेयर करो। और क्लास में मजा तो आ रहा होगा, क्योंकि ये हमें जब पढ़ाने में मजा आ रहा है तो आपको देखने में क्यों मजा नहीं आएगा। और जिसको मजा नहीं आएगा ना वो खुद मजा बन जाएगा। इसलिए चलो देखो, अब देखो क्या है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं आपके चैप्टर का नाम है, क्या है, वास्तविक संख्याएं। यहाँ पर हम चैप्टर का नाम अच्छी तरह से डालता हूँ, वास्तविक संख्याएं। ये आपकी वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं की अगर बात की जाए तो आपको इसमें कुछ ज्यादा बताया नहीं गया है चैप्टर में, सिर्फ इतना कह दिया गया कि वास्तविक संख्याएं चैप्टर का नाम है और इसमें आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ का क्या मतलब होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी महत्तम समापवर्धक ज्ञात करना है। ये सब तो आपके चैप्टर में बताया गया। यूक्लिड विभाजन इसकी मेन पॉइंट है, यूक्लिड विभाजन क्या है, यूक्लिड विभाजन, विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो किसी भी 2 धनात्मक पूर्णांकों और जैसे किसी भी 2 धनात्मक पूर्णांक a और b नॉट इक्वल 0 के लिए ऐसे अद्वितीय q और r होते हैं कि, आपको परिभाषा पहले सुनिए, किसी भी 2 धनात्मक पूर्णांक a और b नॉट इक्वल 0, b कभी 0 के बराबर नहीं होगा, के लिए ऐसे अद्वितीय पूर्णांक q और r होते हैं।
इसे आप लोग जानिए और इसे समझाता हूं मैं। ये देखिए, यूक्लिड विभाजन में आपको बताया है किसी भी दो धनात्मक पूर्णांक, जैसे एक ए हो गया और एक क्यू हो गया, एक ए हो गया और एक ए हो गया, एक बी हो गया, एक बी हो गया। फिर उसके बाद बताया गया कि बी नॉट इक्वल जीरो, बी कभी आपका जीरो के बराबर नहीं होगा। के लिए ऐसे आप द्वितीय पूर्णांक क्यू और आर, जो क्यू और आर जो ये आते रहेंगे, होते हैं, इसके बारे में बताया गया। तो ए बराबर क्या होता है यूक्लिड विभाजन में, ए बराबर हो जाता है आपका बी क्यू प्लस आर, यही है। हमेशा याद रखना कि बी नॉट इक्वल जीरो होता है, बी कभी जीरो के बराबर नहीं होगा। अगर बी जीरो के बराबर हो गया तो वहां पर जान लेना कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कभी काम ही नहीं करेगा, कभी लगेगा ही नहीं। तो इसलिए बी कभी जीरो के बराबर नहीं होगा, ये इसमें बताया गया है इनकी जो है परिभाषा। तो ए क्या होता है, बी क्या होता है, क्यू और आर क्या होता है, ये चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग ए क्या होता है, बी क्या होता है, क्यू क्या होता है और आर क्या होता है। तो ए क्या होता है, तो ए आपका हो जाता है भाज्य, क्या हो जाता है, भाज्य, भाज्य हो जाता है। बी क्या होता है, तो बी हमेशा याद रखना कि भाजक हो जाता है। क्यों क्या होता है, तो क्यों आपका हो जाता है भागफल, क्यों क्या होता है, भागफल। और आर क्या होता है, तो आर हो जाता है आपका शेषफल, शेषफल। अब देखिए भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल, और शेषफल क्या होता है। तो भाज्य जिस संख्याओं को भाग किया जाता है उसे भाज्य ये कहते हैं। यानी 22 को हम भाग करेंगे, इसे क्या कहेंगे, इसे भाज्य कहेंगे। अब देखिए भाजक जिस संख्याओं से भाग किया जाता है उसे भाजक कहते हैं। यानी हम इसके लिए क्या ले ली, इसके लिए हम लोग लेते हैं 4, ये क्या है, भाजक है। अब क्या होता है, अब भाज्य और भाजक ये है, जो भाज्य होता है ये 22 है, जिस संख्याओं को भाग किया जाता है वो होते हैं भाज्य, और जिसके द्वारा किया जाता है वो होते हैं भाजक। यानी 4 इसमें हो गया आपका भाजक और ये 22 हो जाता है आपका भाज्य। फिर उसके बाद आप देखिए 4 पंचे 20, यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 20 आएगा, फिर ये होगा, ये होगा, इस तरह होगा। तो 5 क्या है, तो 5 हमेशा आप याद रखना कि भागफल होता है, क्या होता है, भागफल होता है, भागफल होता है। और ये जो है 2 है, ये शेषफल है, ये हमेशा याद रखना कि ये शेषफल होता है। भाज्य 22 है, 5 जो है भागफल है, 4 है भाजक है और 2 है शेषफल। और जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है उसमें ए क्या है, तो ए भाज्य है, बी क्या है, भाजक है, क्यों क्या है, वो भागफल है, और आर क्या है, तो आर आपका शेषफल हो जाता है। तो यहां तक आपको अच्छी तरह से समझ में आया। अब आ जाते हैं आपके अपने चैप्टर पर, क्योंकि आज हम ये जो 1.1 है प्रश्नावली, इसे करेंगे द एंड। तो चलो आ जाते हैं अब चैप्टर पर। इसे तो आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि ए का मान क्या होगा, बी का क्या होगा, क्यू का क्या होगा और आर का क्या होगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, इसका हम लोग करते हैं सवाल लगाया जाएगा। अब जो सवाल हैं उनको अच्छी तरह से करा जाएगा। तो प्रश्नावली कौन सी है, तो प्रश्नावली 1.1, प्रश्नावली 1.1। तो 1.1 में पहले ही देखिए आपका बुक होगी, देखिए इसमें कहा क्या गया है। तो इसमें कहा गया है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन
एल्गोरिथम का मतलब होता है प्रमेयिका। आप लोग समझिए, यूक्लिड विभाजन, तो यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, प्रमेयिका या एल्गोरिथम ये होता है। तो क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए क्या होता है, भाज्य होता है, बी क्या होता है, भाजक होता है, क्यू क्या होता है, भागफल होता है, आर क्या होता है, शेषफल होता है। आप लोग समझिए, ए हमेशा क्या होगा कि सबसे बड़ी संख्या को हमेशा याद रखना ए लेना है, और तथा यानी ए सबसे बड़ी संख्या को लेना है, उसके बाद जो छोटी संख्या बचे उसे बी मान लेना है, बस इतना याद रखना है। तो यहाँ पर आप लोग लिख लेंगे सबसे बड़ी संख्या ए होगा, और सबसे छोटा, फिर उसके बाद जो छोटी होगी, दो ही संख्या ही दी जाती है, तो पहली हो जाती है सबसे बड़ी संख्या ए हो जाती है, सबसे छोटी संख्या जो होती है वो हो जाती है आपकी बी। तो इतना आप लोग समझ लेना। फिर उसके बाद आपके जो पहला ही क्वेश्चन देखिए क्या है, तो पहला ही क्वेश्चन है 135 और 135 और 225। इसमें ए क्या है और बी क्या है ये आपको पहले पढ़ना है। तो हमने लिखा है सबसे बड़ी संख्या ए होती है, यानी सबसे बड़ी इन दोनों में कौन सी है, 225 है, यानी ये ए का मान है। फिर बताया गया है कि बी जो होती है, जो छोटी वाली संख्या बची रहती है, ये वाली संख्या बी है। तो हमारी जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, यानी हम कह सकते हैं ए बराबर हमें बी क्यू प्लस का आर है। फिर उसके बाद ए का मान हमें मिल ही गया है 225 बराबर बी क्या है 135 है। क्यों, अब क्यों और आर जो होता है उसे आपको निकालना पड़ता है, याद तो नहीं तो निकालना पड़ता है, इतना आपको करना है। तो कैसे निकलेगा, 225 क्या है आपका भाज्य है, किसके द्वारा भाग दिया जा रहा है, 135 के, यानी ये क्या है, भाजक है। अब क्या करना है, 135 को इतने बार ले जाना है कि 225 के आगे न जाए, तो एक बार होगा, क्योंकि दो बार में ये कितना हो जाएगा, अगर 100 में गुणा करें तो 200 हो जाएगा, 35 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए एक बार जाएगा। 135 को एक बार ले जाएंगे, हाँ 135 को एक बार ले जाएंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, 0 हो जाएगा, और अगर हम लोग हासिल लेंगे तो उधर हो जाएगा, और अगर हम लोग सीधा घटाएं तो हाँ 22 में से 13 गए, कितने आएगा आपका, 7 2 9, कितना आ जाएगा 9, यानी 135 आपका यही रहेगा। क्यों, क्या है, भागफल है, तो भागफल कितना आया है ये आप लोग को देखना है, शेष फल कितना आया है ये आपको देखना है। एक बार मैं इस तरह समझा रहा हूँ, अच्छी तरह से समझिए, क्योंकि यहीं पर से बच्चों को ज्यादा डाउट होता है, और आपको डाउट ना आने पाए इसलिए हम डाउट को ही पहले क्लियर करता हूँ कि आपको यहाँ से ये ही आएगा कि ए भागफल कैसे आया, शेषफल कैसे आया, क्यू का मान कैसे आया, आर का मान, इसलिए हमने बताया कि जब आप भाग लगाएंगे तो यहाँ पर जितने बार आप ले जाकर इसे ये उड़ाएंगे तो वही आपका भागफल होगा, और जितना बचेगा वो आपका शेषफल हो जाएगा। तो भागफल जो क्यों, हमेशा ये जो भागफल क्यों का मान है और ये आर का मान है, तो क्यों पे आ जाएगा 1 प्लस कितना, शेषफल आपका 90 है, यानी 90 हो जाएगा। फिर अब क्या, इतना हो गया। अब यहाँ पर से अब दोबारा आप लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे, तो कैसे, 135 यहाँ पर आ जाता है, फिर ये 90 जो है ये यहाँ पर आएगा। जब तक r बराबर 0 ना हो जाए तब तक आपको इसी तरह हल करना चाहिए और करना पड़ता है, जब तक r बराबर 0 ना आ जाए। तो r बराबर कितना, 0 ना आ जाए तो कितना आ गया, 90 आ गया। अब 90 को अगर हम दो बार में ले जाएंगे तो 180 आएगा,
पर हम एक बार में ले जाएंगे, कितना आ जाएगा 90, कम 90 हो गया। अब 135 में 90 घटा लीजिए, सही एकदम बढ़िया ट्रिक है। 90 में 135 जब घटा लेंगे तो आर का मान हमें निकल कर आ गया जाएगा। नहीं तो 90 में इतना जोड़ दीजिए कि 135 के बराबर भी हो जाए, एक ये भी हो सकता है। 90 में या तो जोड़ो या तो 135 में 90 घटा दीजिए। तो 90 में हम कितना जोड़ दें, 5 जोड़ देंगे, आ जाएगा 5। अभी देखिए 9 में कितना जोड़ा जाए, 9 में 4 अगर आप जोड़ देंगे तो 13 हो जाएगा, इसलिए कितना हो जाएगा 135, यानी हम यहाँ पर 45 लिख सकते हैं। आपको फिर देखिए 90 यहाँ पर आएगा, ये 45 है, 45 को अगर गुणा 2 करेंगे, 45 गुना कितना होता है 90, यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस का 0। अब देखिए r बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। अगर r बराबर 0 हो जाता है तो वही हमारा क्या हो जाता है, वही हमारा क्या हो जाएगा, तो वही हमारा HCF हो जाएगा। यानी इस जो क्वेश्चन है इसका HCF क्या होगा, तो इसका HCF हो जाएगा 45। तो इसी तरह आपको पेपर में एग्जाम में करना है। ये सब जो है ये सब आपका रफ कार्य है, आपको समझाने के लिए, नहीं तो आप फटाफट करने लगेंगे, इतना गारंटी है। तो पहला नंबर क्वेश्चन इसका। अब दूसरा देखा जाए तो दूसरे के लिए आप खाटा से इसे जो इरेज किया जाए और ज्यादा समय ना बिताते हुए क्लास को करें। तो यहाँ पर क्या 135 को हटाओ और इसको हटाओ, तो ये कितना दूसरे नंबर में है 196 और कितना 38,220 इतना है। तो अब यहाँ पर ए का मान सबसे बड़ा है, इसलिए ये आ जाएगा 38,220। फिर बराबर कितना है 196। अगर हम इसमें जो आपको पता है जो लगाते लगाते हो जाएगा, नहीं तो आप लोग भाग देकर कर देना। 196 का भाग कितने से देना, 38,220। फिर उसके बाद आपको कितने बार में ये भाग जाएगा, तो आपको एक एक बार इसे भाग देकर देख लेना है। अगर बेसिक से जाए तो बेसिक से अगर हम जाएंगे तो ढेर टाइम बीतेगा और क्लास में मजा नहीं आएगा, इसलिए हम इसे सीधा ले जाएंगे, उड़ाएंगे। तो 196 का अगर हम किया करें तो ये 195 बार में ये जाएगा, 195 में आ जाएगा 38,220 हो जाएगा पूरा कट, यानी 195 हो जाएगा। प्लस का कितना आ जाएगा, r बराबर आ जाएगा 0, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर HCF क्या आपका निकल कर आता है, तो HCF आपका हमेशा 196 आ जाएगा। फिर उसके बाद देखिए HCF हमेशा इस वाली संख्या को लेना होता है। फिर अगली नंबर संख्या को हम लोग देखते हैं, तो अगली नंबर संख्या क्या है, सॉरी दोस्तों एक बार फिर से देख लीजिए, 38,220 है, बराबर कितना है आपका 196 गुणे 195 प्लस का 0 हो जाएगा। HCF कितना आएगा 196 आ जाएगा। आप लोग इसे कॉपी में लिख रहे होंगे तो लिख लेना। फिर उसके बाद अब हम लोग चलता हूँ अगली नंबर में। अगली नंबर क्या है इसे देखता हूँ। अगला नंबर है आपका 867 और 225। 2 हो गया, तीसरी नंबर देखिए 8 6 7 और 2 2 5 इस तरह हो गया। तो अब की बार ये वाला बड़ा है, इसे ए मानेंगे, इसे हम बी मानेंगे। ए यहाँ पर आएगा 8 6 7 बराबर कितना हो जाएगा 2 2 5 गुणे कितना, जितने बार में जाएगा उतने बार में हम लोग इसे गुणे, जो भागफल होगा उसी को हम लोग क्योंकि दर पर लिखते हैं। तो ये कितने बार में जाएगा आप लोग बताइए कमेंट करके। तो ये आपका जाता है 3 बार में, कितने बार में 3 बार में। और देखिए तो 225 यहाँ पर हम भाग देंगे 8 6 7 भागे 225, तो कितने बार में जाएगा 3 बार में जाएगा। कितना आएगा 3 25 15 का 5 हो जाएगा, 1 आएगा, 3 दूनी 6 1 7 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 675 हो जाएगा। ज्यादा तो नहीं होगा, 3 25 15 का 5 होएगा, आएगा 1 और 3 सही है।
बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए 7 में से 5 गया, आया 2 आपका, ये 16 हो जाएगा, 16 में 17 जाएगा, आपका आएगा कितना, 16 में 7 जाएगा, कितना आएगा बताइए, 9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9। और यहाँ पर 7 बच जाएगा, 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इस तरह होएगा। इसीलिए तो गड़बड़ हो रहा है ये कि सवाल हमने गलत उतारा था, समझे। अरे यार यहाँ पर होगा 5, कितना होगा, होगा 5। अब देखिए तो यहाँ पर भी हो जाएगा आपका 5, यहाँ पर भी हो जाएगा 5। एक अंक से पूरी सवाल को हो रही थी गड़बड़ी। अब देखिए क्या होगा, 3 पचे 15 का 5 हो जाएगा, हासिल कितना आएगा 1 आएगा। 3 पचे 15, 15 में 1 हासिल था, कितना आ जाएगा 16, 16 का 6 हो जाएगा, हासिल 1 आएगा। 3 दूनी 6, 1 7 होगा, 765 हो जाएगा। अगर हम 765 में अब ये घटाया जाए तो 5 माह से 7 माह से 5 गया, आया 2, 6 में 6 गया 0 आया, 8 में 7 गया 1 आया, 102 आया। यानी यहाँ पर 3 आएगा, प्लस में 102 आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, 255 हो जाएगा आपका, 102 यहाँ पर आ जाएगा, गुणे अब देखो कितने बार में ये जाएगा, तो ये आपका जाता है ये, हाँ 2 दूनी 4, 2 बार में चला जाएगा। 2 दूनी 4, 0 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 0 आपका बच आ जाएगा। फिर 2 1 में 2, 204 हो गया। अब कितना जोड़ने पर ये आएगा, तो आपको 51 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 255 के बराबर। अगर आप लोग इस तरह नहीं करना है तो आप लोग यहाँ पर ही देख लेना कि आपको इस तरह भी बता दिया जा रहा है। तो जैसे यहाँ पर कितना आया, यहाँ पर आ गया 102 और यहाँ पर आ गया 255। अब देखिए तो इसे हम कितनी बार में ले जा रहे हैं, 2 बार में, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, फिर उसके बाद 0 में करेंगे तो आएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा 2, उसके बाद 1 आएगा, 5 0, इस तरह हो जाएगा। अब क्या आ गया, यहाँ पर 51 आ गया। अब 102 जो होता है आपका इधर आएगा और 51 यहाँ पर आएगा, 51 का गुणा हम 2 से करेंगे, आ जाएगा r बराबर 0। 51 में 2 से आप गुणा करेंगे तो 102 के बराबर हो जाएगा, r बराबर 0 आ गया, 0 आ गया। तो अब HCF हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर HCF हमारा 51 हो जाएगा, 51 हो जाएगा। तो आप लोग इसे लिख लीजिए, फिर उसके बाद अगले नंबर सवाल पे चला जाए, अच्छी तरह से उसे समझाया जाए। तो हो गया, चलो चलता हूं अगले नंबर सवाल पर। तो अगले नंबर सवाल है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, इसमें कहा गया कि दर्शाना है आपको कोई भी धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक जो है और 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो इसी को आपको बताना है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक जो विषम है और 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है। तो चलो इसे भी देखो, क्या बेहतरीन क्वेश्चन है। इसके लिए आपको पहले मानना होगा, माना धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक के, यहाँ पर समझना है। तो यहाँ पर आपको पहले माना धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक मानना है। यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, धनात्मक विषम पूर्णांक ए हमने मान लिया और आपको बताया गया है 6q+1
यहाँ पर लिख लेना 6q प्लस 1, 6q प्लस क्या है 3 है, हाँ 3 है, फिर 6q प्लस 5 है। यहाँ पर आपको अगर बता दिया जाए तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो है a बराबर pq प्लस का 1 होता r होता है। r एक हो गया, क्यों अपने इधर पर है, b या है, तो b बराबर हमें क्या मिल गया 6 मिल गया, कितना मिल गया 6 मिल गया, तो b बराबर 6। इसी तरह हम लोग लेते हैं। अगर अब r कैसे आएगा, तो r हमेशा ये देखना कि 6 से ये हमेशा 6 से कम रहता है, यानी r बराबर हम हमेशा 0, 1, 2, 3, 4 और 5 इतना ही ले सकते हैं। अगर हम कोई भी कभी आप भाग देंगे, तो जैसे आप भाग इस तरह लगाए, आप भाग इस तरह दिए, तो हमेशा आप लोग देख लेना कि कभी भी जो आपका रिमाइंडर आता है यानी शेषफल आता है, इससे बड़ा नहीं होगा। 6 से बड़ा कभी रिमाइंडर आपका जो शेषफल है वो कभी ये भाजक से बड़ा नहीं होता। इसलिए r बराबर हम 0, 1, 2, 3, 4, 5 ही लेंगे, यानी अन्यथा हम बड़ा नहीं ले सकते कि 6 ले लें 7 ले लें, इसलिए 1, 2, 3, 4, 5 ही हम लेंगे। अब देखिए जब r बराबर इतना है, जब यहाँ पर लिखना r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5 है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, तब जब ए इतना है तब यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या ए बी क्यू प्लस आर है, ए का मान वही रखना है, माना विषम पूर्णांक ए माना ही है हम लोग, तो ए यहाँ पर ही रखेंगे। फिर उसके बाद बी का मान क्या है, तो बी का मान हमें 6 मिला था, तो हम यहाँ पर 6 लिखेंगे। फिर क्यू हो जाएगा प्लस का कितना होगा, आर बराबर पहले 0 ले लिया जाए, फिर उसके बाद ए बराबर एक बार 1 लेने पर, तो 6q प्लस, अब 0 लिया था फिर 1 ले लेंगे, फिर इसके बाद ए बराबर 6q प्लस 1 ले लिया था, अब हम लोग 2 लेंगे। इसी तरह आपको 5 बार लेना होगा, एक लिया फिर 2 लिया, फिर ए बराबर क्या हो जाएगा 6q प्लस कितना 3 हो जाएगा, ए बराबर 6q प्लस 4 हो जाएगा, ए बराबर 6q प्लस 5 हो जाएगा। अब हम लोग ने 5 के 5 ही मान लिए और अच्छी तरह से ये कर दिया। अब यहाँ पर देखिए अगर हम क्यों इसमें 0 जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारा कोई मतलब नहीं निकलेगा, इसलिए हम इसे क्या कर सकता हूँ 6q ही मान सकता हूँ। 6q आ गया। अब देखिए यहाँ पर कितने विषम पूर्णांक हैं, तो विषम जो आपको बताया गया है 6q प्लस 1 है, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, तो वही है हमारे ये और ये। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूपों का होता है। यहाँ पर लिखेंगे अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप का हो सकता है, सॉरी दोस्तों, ये आप लोग की दूसरी नंबर क्वेश्चन का आंसर है, आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग करते हैं 3 नंबर सवाल। तो चलो इरेज करता हूँ, ये दूसरा था, अब हम तीसरे में आए, दूसरा क्वेश्चन हो गया, अब हम तीसरे को देखा जाए, अच्छी तरह से क्लियर किया जाए, फिर उसके बाद तो 3 नंबर देखिए सवाल क्या है,
तो 3 नंबर सवाल में आपको कहा गया है कि किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो यहाँ पर बताया गया 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की है, टुकड़ी है, जो 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है उसको, 616 वाली को। फिर क्या है, दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो इसमें आपको कुछ नहीं ज्यादा करना है, वही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है। क्या होता है, वो हो जाता है ए बराबर पी क्यू बी क्यू प्लस आर होता है। यहाँ पर बताया गया कि 616 है और आपको बता दे दिया गया है 32, यही आप मान लीजिए यही है और इसी पर आएगा। ए बराबर कितना है, ए बराबर 616 हो जाएगा, बी बराबर 32 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से सॉरी दोस्तों, ए बराबर बी क्यू प्लस का आर है। ए बराबर 616 हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा 32, क्यू का मान आपको अब यहाँ से आपको हल करना है 32। तो यहाँ पर आपको लिखना है 32 भाग कितने से को देना है, 616 को कितनी बार में जाएगा आपको ये देखना है। तो 32 का अगर हम 32 को एक बार ले जाया जाए तो क्या होगा, 32 कम 32 हो जाएगा। अब इसको हासिल दिया, 11 में से 2 गया, आया कितना आपका 9 आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर बचेगा 5 में से 3 गया, आया आपका 2, फिर ये 6 आएगा नीचे। अब इसको कितनी बार में ले जाया जाए, तो कितनी बार में जाएगा, तो 9 दूनी 18, 9 बार में ले जाओ, 25 आएगा, 9 दूनी हो जाएगा आपका 18, आएगा कितना 1, 9 3 9 27, 27 में 1 जुड़ा 28 हो जाएगा, 288 हो जाएगा। अब यहाँ से आपको घटाना है, घटाने पे आपको कितना आ रहा है ये कमेंट करके बताइए। आएगा, हम भी बता रहा हूँ, आएगा आपको यहाँ पर घटाने पर 8। तो आप लोग अब उसी तरह करिए, यहाँ पर 19 आ जाएगा, प्लस में कितना आ रहा है 8 आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर r बराबर 0 नहीं मिला, और r बराबर जब तक 0 नहीं मिलता तब तक हम इसे हल करते हैं। यानी हम 32 को यहाँ पर करेंगे और 8 गुणे 8 को कितनी बार ले जाए 32 है, तो 8 चौक 32 हो जाएगा। अब की बार 0 मिल गया, यानी HCF कितना होगा यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर उत्तर में लिखना है HCF 8 नहीं लिखना है, यहाँ पर उत्तर में आपको इस तरह लिखना है कि 8 स्तंभ, इस तरह आपको उत्तर में लिखना है। ये आपका व्रत कार्य था, इससे कोई मतलब नहीं है, आपको समझाने के लिए कि इस तरह आपको करना होता है। तो इस तरह आपका ये तीसरे नंबर सवाल जो है वो हल होगी। फिर उसके बाद चौथा और पांचवा जो क्वेश्चन है हम अगली वीडियो में इसे अच्छी तरह क्लियर कराएंगे। उसके बाद देखिए 1.2 है आपका, उनमें उसकी सवालों को अच्छी तरह से लगाएंगे, या तो इन सभी सवाल को ये एक दिन में खत्म करेंगे 1.2 को, और जो सवाल 2 की बच रही है इसे भी। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।